इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा कि नहीं। और इतना ज्यादा, सुनना अच्छे से, इतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर में है, अंदर में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से तुम एक इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं पढ़ सकते हो, अंदर का तुम मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें एवरेज पढ़ना पड़ेगा हमेशा। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे आज सब एवरेज होंगे। तो बच्चों आज लेक्चर 2 में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि लास्ट क्लास में जो मैंने करंट तुम्हें पढ़ाया, उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया, वो करंट एक कंडक्टर के अंदर में कैसे फ्लो होता है, उस करंट के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। और साथ में आज हम लोग ओम्स लॉ को भी खत्म करेंगे। अच्छे से क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा ओम्स लॉ को, आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है उसका। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो तुमने सीखा था क्लास 10 में, रो एल बाई ए, उसका भी आज हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का अंदर में क्या क्या क्वांटिटी है जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, चेंज करवाता है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। देखना ये सब हमारा टॉपिक्स है। इसमें मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि पोटेंशियोमीटर को भी हम लोग इधर पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इधर पे पोटेंशियोमीटर भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडवांस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे पोटेंशियोमीटर भी है, लेकिन बोर्ड्स में अगर देखोगे तो पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें आज पूरा खत्म करना है, साथ में ओम्स लॉ को भी देखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बहुत ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, अगर बोर्ड्स के लिए देखोगे तो थ्योरी तुम्हें आना चाहिए, प्लस जो ड्राइव हम लोग करेंगे वो भी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, और अगर तुम जेई और नीट के हो तो तुम्हें बस उसका जो फॉर्मूला आ रहा है, कैसे ड्राइव होके आया है, उतना तुम एक बार पता करके रखो। ठीक है, और थ्योरी इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बट फील लेना जरूरत है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसका मैं फील आज तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, और अगर तुम बोर्ड्स के हो तो पूरा नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, पूरा नोट्स बनाने के लिए मैंने इधर पे लिख के लाया, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, बट इधर पे मैंने पूरा चीज जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ठीक है, तो देखना, अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर होता है, जो हमें लास्ट अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखोगे, लास्ट चैप्टर से हमें क्या पता चला, लास्ट चैप्टर से अगर तुम देखोगे हमारा लर्निंग्स क्या है। ठीक है, लास्ट चैप्टर का अगर लर्निंग्स देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, हमें यह पता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर होता है, अगर हमारे पास सोचो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, यह हमारा लास्ट लर्निंग से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने सीखा है। ठीक है, लास्ट चैप्टर मतलब इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों चैप्टर मिला के। ठीक है, कंडक्टर्स हमने पूरा अच्छे से कवर किया है, पूरा एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो कंडक्टर्स वगैरह देख के अगर आए हो तुम तो तुम्हें पता होगा कि हमारा लर्निंग्स ये था कि अगर एक तुम्हारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर रहता है, क्या रहता है हमारे पास, एक आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, ये एक कंडक्टर है जो कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल ऐसे ही बैठा हुआ है, इधर पे कोई कनेक्शन नहीं है एक्सटर्नल सोर्स के साथ, मतलब बैटरी के साथ इधर पे कोई कनेक्शन नहीं है। बैटरी के साथ अगर कनेक्शन होता है तो आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखना, अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, तो हमारा लर्निंग ये था कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, देखना, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पहले मैं ये बताता हूं कि आइसोलेटेड कंडक्टर में अगर तुमने बाहर से इसको अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर तुमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाया, ठीक है, अगर बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया तुमने, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या कर जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लगाया और अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, इधर पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन। इधर पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन कहां पे हो जाएगा, इस साइड में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड भागना स्टार्ट करेगा। बोलो समझ आया। तो पूरा नेगेटिव अगर तुम देखोगे ना
तो पूरा नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और पूरा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इधर पे हमारा जो भी एटॉम्स, तुम्हारा एटॉम्स का जो न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, हम लोग पॉजिटिव मतलब ऐसा कुछ चार्ज हम लोग नहीं मानते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस एटॉम से निकला होगा उसको ही हम लोग पॉजिटिव इधर पे बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा, जो भी है। और पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलेंगे इसको कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, अगर नेगेटिव इस तरफ एक्यूमुलेट हो गया तो पॉजिटिव इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको आगे चलने का कोई क्या नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, कोई वायर हम लोग ने नहीं लगाया, तार इधर से कोई इलेक्ट्रिकल हम लोग ने कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, सो दैट तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्यूमुलेट होके बैठा हुआ है इधर पे। क्या हो गया? ये इधर पे एक्यूमुलेट होके बैठा हुआ है, ठीक है। इधर पे क्या हो गया है? एक्यूमुलेट हो गया है। तो अगर ये एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, तो क्या अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा? कैसे सर? सर पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कंडक्टर के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं ई इंड्यूस। क्या बोलेंगे इसको? ई इंड्यूस। और तुम्हें पता होगा कि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस क्या होता है? बराबर होता है इन मैग्नीट्यूड। क्या होता है? इन मैग्नीट्यूड। क्या होता है? दोनों बराबर होता है, ठीक है। और डायरेक्शन अगर देखोगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। देयरफॉर तुम अगर देखोगे इधर पे कि अगर तुम्हें डायरेक्शन के साथ देखना है तो ई एक्सटर्नल जितना भी तुम लगाओगे, क्योंकि कंडक्टर के पास इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तुम जितना भी इधर से लगाओगे उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंदर में बन जाएगा, ठीक है। जितना इधर पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे अंदर में उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अगर देखोगे तो नेगेटिव से तुम्हें इधर पे दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ई नेट अगर देखोगे ना, ई नेट क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ई नेट क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीरो हो जाएगा। समझ आ गया बात कि ई नेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। ये कब होता है? ये तभी होता है जब हम लोग ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कंडीशन है उसमें ही तुम हमेशा क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमने बाहर से लगाया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? उतना ही डेवलप हो जाता है और नेट तुम्हारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर का ये सब हमारा लर्निंग से, ये सब हमें पता है पहले से, ठीक है। ये सब हमें पहले से पता है, ठीक है। तो 8 मिनट में हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि हमें क्या पता है, तो हमें ये सब पता है, ठीक है। अच्छा, हमें अगर ये सब पता है तो अभी हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। उसके लिए आगे देखो कि एक्सटर्नल अगर तुम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इंटरनली उतना बन जाता है, इसलिए नेट क्या हो जाता है? नेट जीरो हो जाता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो इसको, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोल सकते हो इसको। तब कोई इधर पे क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और तुम इधर पे अगर प्रोटॉन बोलो या तो पॉजिटिव चार्ज बोलो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है दोनों अलग अलग क्या एंड्स में, ठीक है, कोई भी कंडक्टर का, ठीक है। इतना अगर हमें समझ आ रहा है तो इधर पे क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, इधर पे ये लिखा हुआ है कि ये आपने सही बोला कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ये आपने सही बोला, लेकिन थोड़ा और बातें हैं इसमें, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग समझ रहे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। मतलब हमें पूरा अंदर के बारे में बात करना है। कंडक्टर तो पूरा पढ़ लिया था हम लोग ने, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका फ्लो कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्टर है तुम्हारा, ओके, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर में अगर तुम देखोगे ना तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब लिखा हुआ है डाटा में, सब मैंने इधर पे लिख के दिया। तो कंडक्टर के अंदर में क्या है सर? बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर तुम्हें एक्यूरेट ऑर्डर चाहिए ना तो ऑर्डर होता है इसका 10⁻28 टू 10⁻29, मतलब 10⁻28 भी हो सकता है या तो 10⁻29 भी हो सकता है, ठीक है। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर तुम लोगे ना, 1 मीटर क्यूब मतलब समझ आता ना, एक बॉक्स ले लो जिसका लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर 1 मीटर है तो एक तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1 मीटर क्यूब का एक 1 मीटर क्यूब का एक तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक कंडक्टर मिल जाएगा।
ठीक है, 1 1 1 अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो उस कंडक्टर के अंदर में या तो उस बॉक्स के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10⁻28। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 1 मीटर क्यूब में होता है, मतलब इसके अंदर में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अच्छा ये मैं इधर पे दिखाता हूं कि इसके अंदर में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब सुनना बात। अच्छा, तो ये भी हमें पता है कि एक्सटर्नल अगर एजेंट लगाओगे तो नेगेटिव चार्ज इधर पे एक्यूमुलेट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वो भी हमें पता है। इतना हमें पता है लास्ट चैप्टर से। ठीक है, अच्छा अब सुनना कि ड्यू टू थर्मल, या तो ऐसे लिख देता हूं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या होता है सर? देखो, एक अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है, एक अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है, तुमने उसको जिस भी कंडीशन में रखा है, घर के अंदर, घर के बाहर, जहां पे भी तुमने रखा है, ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास, अगर उसको तुमने घर के अंदर रखा है तो कंडक्टर का अंदर का टेम्परेचर और घर का टेम्परेचर में कुछ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का तो क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, बाहर का अगर ज्यादा है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब सराउंडिंग और कंडक्टर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन, जो अंदर का इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेट थर्मल एनर्जी, इसको बोलते हैं। टेम्परेचर के वजह से जो एनर्जी मिलता है ना उनको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? थर्मल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इस थर्मल एनर्जी के वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडम मोशन करना स्टार्ट कंडक्टर। ठीक है, और वो रैंडम मोशन का जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी ऑफ दैट रैंडम मोशन इज अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतना ऑर्डर का तुम्हारा क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन के पास। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे ना तो पक्का ऐसा हो रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एक मतलब बाहर नहीं जा रहा है, बस मैं उसका डायरेक्शन दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगर तुम देखोगे ना, ऐसे ही करके अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास इधर पे क्या होगा, इधर पे तुम्हारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा जो रैंडम मोशन कर रहा है अंदर में कंडक्टर का। मतलब तुम्हारे पास अगर अभी आयरन है ना तो इसमें क्या करंट जाता है क्या? नहीं जाता है ना। क्यों? वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक आयरन है, पक्का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बाहर का और अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो पक्का इलेक्ट्रॉन के पास अगर टेम्परेचर दे तो, जो तुमने 7 8 में सीखा था कि व्हाट इज टेम्परेचर, या तो क्लास 11 में भी अगर तुम थर्मल वगैरह पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर तुमने दिया तो अंदर का इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक काइनेटिक एनर्जी मिलता है, जिसको मैं इधर पे थर्मल एनर्जी बोल रहा हूं। थर्मल एनर्जी अगर उनको मिल गया तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का तो मोशन हो गया और हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दूं, मतलब चार्ज ही तो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। ये हमारे दिमाग में आएगा, पहला सबसे पहली बात यही तो आएगा ना कि सर अंदर में आपने बोला अभी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया मोशन करना, तो अंदर अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया मोशन करना तो अभी तो करंट आना चाहिए सर। मतलब एक आयरन अगर मैं ऐसे पकड़ू, आयरन एक कंडक्टर है, तो ऐसे पकड़ने से ही मुझे क्या मिलना चाहिए था, झटका मिलना चाहिए था, कि क्योंकि करंट तो जा रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बट ऐसा होता नहीं है, चलो देखते हैं क्यों नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट। ठीक है, तो करंट तो आना चाहिए था बट करंट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, करंट तो आना चाहिए था बट करंट तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इधर पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है इधर पे, ये देखना, ये हमें पता है, ये हमें पता है, बट ये हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन का अगर तुम मोशन देखोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेट से इस तरफ जा रहा है, बट इधर पे और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा है कि और एक इलेक्ट्रॉन इधर पे होगा जो कि नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि वो इस तरफ जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि वो इस तरफ जा रहा है।
समझ आ रहा है क्या बात? तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि इस तरफ जा रहा है, तो पक्का उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा। समझ आ रहा है? तो नेट फ्लो अगर देखोगे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे ना, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर तुम बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को अगर देखोगे ना, तो वो इधर से स्टार्ट करके घूम फिर के फिर इधर ही आ जाएगा। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है, तो पक्का एक इधर जा रहा तो दूसरा इधर जा रहा है। एक दूसरे का जो भी तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ करंट, अगर इसके लिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके लिए भी हो रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें शॉक नहीं लगेगा। रैंडम मोशन जो भी होता है उसका स्पीड भी देख लो, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से तुम्हारा रैंडम मोशन होता है, और ये रैंडम मोशन का अगर एवरेज निकालोगे तो जीरो ही आता है। इसके वजह से क्यों? क्योंकि ऐसा डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हें यह बताया कि इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, इसका वेलोसिटी u3 है, u4 है, u5 है, u5 है, u6 है, u7 है, ऐसे ही करके मैंने अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा कि नहीं? और इतना ज्यादा, सुनना अच्छे से, इतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर में है, अंदर में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से तुम एक इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं पढ़ सकते हो, अंदर का तुम मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें एवरेज पढ़ना पड़ेगा हमेशा। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे आज सब एवरेज होंगे, एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालोगे, और इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमें सब कुछ एवरेजली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे अभी इधर पे इनिशियली, अगर इनिशियल जो भी वेलोसिटी तुम्हें मिला है उनका अगर एवरेज निकालना है, यू एवरेज अगर मैं इधर पे लिख देता हूं, तो तुम क्या बोल सकते हो कि u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे ही डॉट 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 लास्ट में जो होगा लेट्स से वो un है, और डिवाइडेड बाय मैं क्या कर सकता हूं, n से डिवाइड कर सकता हूं। बोलो ये समझ आया कि नहीं? और जितना भी होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा स्पीड नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड तुम्हारा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अगर देखोगे तो वो हमेशा जीरो होगा। एवरेज स्पीड यस होगा, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है ना, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ, डिस्टेंस का तो डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। ठीक है, तो इसलिए एवरेज स्पीड अगर किसी ने पूछा तो वो जीरो नहीं होगा इनिशियली अगर देखोगे, अगर कोई एक्सटर्नल बैटरी वगैरह कोई सोर्स नहीं लगाया, तो इसके अंदर में क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, और रैंडम मोशन का स्पीड भी हमें पता है। तो इस रैंडम मोशन की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो प्रोड्यूस करंट होना चाहिए था। तो आंसर इज नो। इसका आंसर हमें अभी पता चल गया, नो। ठीक है, इधर पे कोई रैंडम मोशन के वजह से, रैंडम मोशन के वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। रैंडम मोशन के वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये रीजन है। ठीक है, क्योंकि नेट मोशन अगर देखोगे, पूरा एवरेज देखना है, क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, तो नेट अगर तुम देखोगे तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। एक का मोशन दूसरा का मोशन के साथ कैंसिल आउट होके तुम्हारा कोई मोशन इधर पे हो नहीं रहा है। सर कैंसिल आउट कैसे हो रहा है? जैसे कि इधर पे मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि ये वेलोसिटी का ऑपोजिट एक वेलोसिटी पक्का ये मिल जाएगा, ये वेलोसिटी का ये मिल रहा है, ये वेलोसिटी का ये मिल रहा है, ये वेलोसिटी का ये मिल रहा है। ऐसे ही तुम्हें हर एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑपोजिट क्या मिल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ऐसे ही करके तुम्हारा एवरेज अगर देखोगे तो रैंडम मोशन का जीरो होता है तुम्हारा वेलोसिटी। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। चलो अभी नेक्स्ट, इतना अगर तुम अच्छे से नोट कर लोगे तो तुम्हें आई होप पता चल गया कि क्यों करंट प्रोड्यूस नहीं होता है अगर एक कंडक्टर को हम लोग क्या करते, टच करते। ठीक है, इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो अभी देखना, अभी इतना नोट करो पहले अच्छे से। तो अभी चलते हैं आगे। ठीक है, आगे जाके हमें यह देखना है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, बैटरी यूज करेंगे। अभी क्या यूज करेंगे? एक एक्सटर्नल सोर्स यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमें बिना सोर्स का हमें समझ आ गया कि अंदर में इलेक्ट्रॉन का क्या चल रहा है। अभी हम लोग सोर्स लगा के देखेंगे कि अंदर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग सोर्स लगाते हैं। ठीक है, एक सोर्स लगाना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास लेट्स से ये एक कंडक्टर है, लेट्स से हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, और इसके साथ मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स मैंने इधर पे, देखो
ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये देखो एक सेल हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, और ये दूसरा सेल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव फिर से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। तो मैंने इधर पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। ऐसे मैंने एक बैटरी का कनेक्शन दे दिया एक कंडक्टर के साथ। और तुम्हें याद होगा कि इधर पे इलेक्ट्रॉन होता है, इधर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इधर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या अभी एक्युमुलेशन होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि उसको एक क्या मिल गया, एक तार मिल गया, एक रास्ता मिल गया। देखो एक रास्ता मिल गया उसको, ठीक है। इसका मैं पोटेंशियल V मान रहा हूं। पोटेंशियल आता है हमें सेकेंड चैप्टर से, जो पोटेंशियल पढ़ा था, जिसका ऐसा यूनिट क्या था, वोल्ट, ठीक है। यही पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या करेगा? पोटेंशियल हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पूरा सर्किट में घुमाएगा, और ताकि करंट आ जाए। देखो अभी समझते और समझते। पूरा इधर पे देखना, ये पूरा थियोरेटिकल है, इस चीज पूरा बोरिंग है, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अंदर में कंडक्टर इतना पढ़ लिया हम लोग ने, अंदर में क्या हो रहा है वही अगर नहीं पता तो क्या फायदा पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए इसको समझो अच्छे से कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर से हम लोग ने एक एक्सटर्नल सोर्स इधर पे मैंने क्या किया, अप्लाई किया। ये एक्सटर्नल सोर्स मैंने इधर पे क्या किया, अप्लाई करना पड़ा। और इसके वजह से क्या हो गया बोलो तो, इस एक्सटर्नल सोर्स के वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको लगा एक फोर्स। और क्योंकि इस बार इसके पास एक रास्ता है, देखो इसको एक फोर्स लगा, इसको फोर्स लगा। इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लगता है, पहले इसके बारे में बात नहीं किया था, क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, एक्युमुलेट हो गया था, मतलब थोड़ा फोर्स लगा होगा और ऐसे सेपरेट होके ऐसे बैठा हुआ था। लास्ट जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट हम लोग ने जो पढ़ा था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर पे एक्युमुलेट हो गया था, पॉजिटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हो गया था। आगे का तो हुआ ही नहीं कुछ, इसके वजह से हम लोग फोर्स के बारे में कुछ बात नहीं किया। लेकिन इधर पे अगर देखोगे ना, तो फोर्स लगेगा इसमें, इसमें क्या लगेगा, फोर्स, इनमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं तुम्हें इधर पे दिखाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, बाहर दिखा रहा हूं देखो, और इसमें ऐसे फोर्स लग रहा होगा। और तुम्हें पता है कि फोर्स जो होता है वो क्यू ई होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। इधर पे अगर क्यू ई अगर देखोगे ना, तो ई तुम लिख सकते हो, और वेक्टर के साथ अगर लिखना है तो देखना, फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। इसके वजह से एक नेगेटिव इधर पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा। देखो नेगेटिव मैंने यूज किया है, बोलो इतना समझ आ गया ना, कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ हर एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ लेफ्ट साइड। और इस बार ये एक्युमुलेशन नहीं होगा, इस बार क्या नहीं होगा, एक्युमुलेशन नहीं होगा। इस बार इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, इस बार इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, और इस बार इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का इस बार क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा, और करंट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ आया, करंट इस बार प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को इधर से निकाल के इधर लाना, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पाथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन को एक क्या मिल गया, पाथ मिल गया। और इधर पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकना। अच्छा, तो हमें यह समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन इधर पे फ्लो हो जाएगा और एक्युमुलेशन इस बार क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। करंट इस बार प्रोडक्शन हो जाएगा, इतना हमें समझ आता है। बट हमें अंदर का बारे में बात करना है, अंदर में क्या हो रहा है। अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत कुछ हो रहा होगा, कोलिशन हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा कि एक एटॉम से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक एटॉम होगा, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, एटॉम, और मतलब अंदर में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एक एटॉम, उसके अंदर का न्यूक्लियस, और उसके अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक्चुअली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट अगर तुम्हें पता है तो भी चलेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट एक्चुअली करेक्ट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साइड क्या हो रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। और उधर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लेट से वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, तो वो अगर निकल गया तो ये एटम में क्या बचा हुआ है अभी, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अंदर का, दैट इज प्रोटॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है वो बचा हुआ है, ठीक है। उन सबको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स, क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो सब के साथ भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कोलिशन हो रहा है, और खुद इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो रहा है, कोलिशन हो रहा है। तो अंदर में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें इधर पे समझना है। पहले तो ये समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन में, इधर पे ये भी लिख सकते हो कि एक्युमुलेशन अभी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
of electron, tops of electrons, tops, due to presence of एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्यूमुलेशन अभी स्टॉप हो गया, एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया और साथ में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को एक पाथ मिल गया और वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो हमें क्या मिल जाएगा वो बताओ। एक इलेक्ट्रॉन में अगर मुझे फोर्स देखना है, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स हमें कितना मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन में हमें फोर्स मिल रहा है कि एफ ई इजिकल टू, अगर नेगेटिव में लेना है तो नेगेटिव में ले लो, एफ ई ना लिख के एफ ई लिख देता हूं बस, एफ इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस ई ई, क्या मिल जाएगा माइनस ई ई, वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में लिख लो। ठीक है, ये हमें फोर्स मिल रहा है, बट क्या फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस माइनस ई ई हमें मिल जाएगा। तो इधर से क्या ए हमें मिल जाएगा, ए हमें मिल जाएगा माइनस ई ई बाई क्या मिल जाएगा एम मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को चलो अभी लिखते हैं अच्छे से, और अच्छे से लिखते हैं कि हमें एक्सेलरेशन मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई ई बाई एम। यहां पे तुम समझना ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इधर कोई कोई नेगेटिव सोच रहा होगा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं ई का सिर्फ हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इधर पे बिठाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई मतलब क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हम लोग ने बैटरी लगाया था उसके वजह से जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना था वो है। ठीक है, अच्छा, एम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर पे अगर देखोगे ना तो इधर पे ये और ये तीनों ही चीज इधर पे कांस्टेंट है, तीनों ही चीज अगर इधर पे देखोगे ना कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन जो होगा ना वो सब इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर आएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन इधर पे जो भी आया है वो कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन इधर पे कांस्टेंट है, ये भी तुम्हें समझना था इधर पे कि एक्सेलरेशन किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जो भी हमें मिला है वो कांस्टेंट मिला है। अच्छा, इधर पे अभी एक डाउट आएगा, देखो, तो हमें ये पता चला कि अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये अगर हमारा कंडक्टर है तो अंदर में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था और इसमें फोर्सेस लग रहा था, अंदर में इलेक्ट्रॉन को फोर्सेस लग रहा था। तो फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें एक एक्सीलरेशन आएगा, जो कि मैंने इधर पे फॉर्मूला भी निकाल दिया और वो कांस्टेंट है वो भी तुम्हें समझा दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन देखना अच्छे से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तुम्हें क्या लगता है कि अंदर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है? नहीं, अंदर में मैंने जो बताया था वो कर्नल्स भी बैठा हुआ है इधर पे। इधर अगर देखोगे तो एक कर्नल्स बैठा हुआ है, कर्नल्स का मतलब इधर पे तुम समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी समझ सकते हो इधर पे, पॉजिटिव चार्ज भी तुम इधर पे समझ सकते हो कि कर्नल्स भी तो इधर पे बैठा हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली जो मैंने इधर पे दिखाया था वो सच है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है? नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इतना डिसिप्लिन नहीं है कि वो आराम आराम से इस तरफ मोशन करेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है वो चलो मैं इधर पे दिखाता हूं तुम्हें कि अंदर में इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मोशन करता होगा कि ये जाके पहले इस पे टक्कर ले रहा है, उसके बाद इधर आ रहा है, उसके बाद ऐसे जा रहा होगा, इसके बाद इसमें लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, समझ आया क्या बात? तो ऐसा कुछ हो रहा होगा हमेशा। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिया, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इधर पे प्रोड्यूस किया अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पक्का इस तरफ तुम्हारा क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया, अभी देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन का देख लो। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिशन हुआ होगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये कर्नल के साथ, ये इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसा कुछ हो रहा होगा। समझ आया? तो अंदर में क्या हो रहा होगा, कोलिशन हो रहा होगा। अंदर में क्या हो रहा होगा, कोलिशन हो रहा होगा, कोलिशन। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन
का मोशन में हमेशा क्या हो रहा होगा, कोलिशन हो रहा होगा. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सफर मैनी कोलिशंस. ठीक है, अंदर में बहुत सारा कोलिशन हो रहा है. while moving from one end to another, एक एंड से one end to another, to another, एक एंड से दूसरा एंड में चलने के टाइम इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, उसका कोलिशन करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कोलिशन उस पर हो रहा है. अच्छा, जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं देखूं तो मुझे पक्का ये मिल जाएगा. देखो, इसका ही एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर पे निकल रहा हूं. ठीक है, तो मैं पहले इधर पे ड्रॉ कर देता हूं कि हमारे पास इधर पे ऐसे कर्नल्स बैठे होंगे. ठीक है, ऐसे मैं दिखा रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का देखो पहले क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है वो देख लो. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें लगा होगा और इलेक्ट्रॉन के पास सबसे इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होता है, u1. तो u1 से सबसे पहले इधर पे टक्कर मारा होगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम मिला होगा. ठीक है, कुछ तो टाइम मिला होगा, उसके बाद ही दूसरा कोलिशन हुआ होगा, और उसके बाद उसको और कुछ टाइम मिला होगा, उसके बाद दूसरा कोलिशन हुआ होगा. ठीक है, फिर और टाइम मिला होगा, उसके बाद दूसरा कोलिशन हुआ होगा. ऐसा कुछ हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ. ऐसे ही अगर मैंने इधर पे दूसरा इलेक्ट्रॉन का अगर स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन का अगर कोलिशन को समझना चाहा कि इधर पे एक है लेट्स से, इधर पे एक है लेट्स से, और इधर पे एक है लेट्स से, और तीसरा वाला भी इधर हम लोग समझते हैं. देखो, डिटेली हम लोग समझ रहे कि हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा है उसको हम लोग इधर पे समझ रहे कि सही है सब कुछ, तुमने एक्सटर्नल बैटरी वगैरह लगा दिया और अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरा एंड में फ्लो हो रहा है और करंट को डेवलप कर रहा है. ये हमें समझ आ गया. बट सिर्फ ये नहीं हो रहा है, अंदर में कोलिशन वगैरह भी हो रहा है, उसको हमें इधर पे देखना है. तो जाके हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी समझ आने वाला है. तो इसने लेट से इधर पे u2 से इसके साथ क्या हुआ, कोलिशन किया पहले, उसके बाद उसको कुछ टाइम मिला होगा, उसको कुछ टाइम मिला होगा इसके साथ कोलाइड होने में, उसके बाद और थोड़ा टाइम बाद, और थोड़ा टाइम बाद ऐसा कोलिशन हुआ होगा. ठीक है, अच्छा, और इधर पे अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले ये होगा इसके साथ कोलिशन हुआ होगा, इसके साथ कोलिशन, इसके साथ कोलिशन, लास्ट में इसके साथ कोलिशन, ऐसा हुआ होगा. ठीक है, ऐसा कोलिशन हो रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा कोलिशन हो रहा है. तो हमें जो इधर पे एक्सेलरेशन मिला था ना, कि इलेक्ट्रॉन के पास अभी एक एक्सेलरेशन है. इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन. अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है तो तुम्हें यह लग रहा होगा कि उसके पास अगर एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ, देखो v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है, v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है. ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है. तो u प्लस एटी में हमें यह समझ आता है कि अगर एक्सेलरेशन है और टाइम तो तुम्हारा इंक्रीज होगा ही हमेशा, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था. बट आफ्टर एवरी कोलिशन, द गेन वेलोसिटी, जो गेन हुआ था ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो गेन कुछ हुआ था. ठीक है, एक्सेलरेशन है ना, देखो u1 से इसको टक्कर मारा, उसके बाद कुछ टाइम के लिए चला, तो इसका तो एक्सेलरेशन है ना, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया होगा. बट आफ्टर एवरी कोलिशन द गेन वेलोसिटी वेनिशेस. बोलो ये समझ आया कि नहीं? गेन वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है आफ्टर एवरी कोलिशन. मतलब हमें लग रहा है कि इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ कि पहले वो इनिशियली u1 से ऐसे टक्कर लिया, फिर उसको एक्सेलरेशन मिला. देखो एक्सेलरेशन है ना उसके पास, उस एक्सेलरेशन के वजह से उसका वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा. बट उसने जब कोलिशन किया ना, उस कोलिशन में क्या हुआ होगा, उसका वेलोसिटी लॉस हो गया होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा. ठीक है, इलास्टिक कोलिशन तो नहीं हो रहा है. ठीक है, पक्का इलास्टिक कोलिशन नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी का तो लॉस हुआ होगा. तो उधर पे पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिशन हुआ होगा, इसके वजह से तुम्हारा एनर्जी का लॉस हो ही रहा होगा. ठीक है, और इसके वजह से जो भी गेन किया था उसने, वो फिर से क्या हो गया, लॉस हो गया. फिर से गेन किया होगा, और फिर कोलिशन में लॉस हुआ होगा, फिर गेन किया होगा, फिर कोलिशन में लॉस हुआ होगा. ऐसे करते करते अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हारा
अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा वेलोसिटी मिल जाना चाहिए था क्योंकि एक्सेलरेशन है, बट उसको उतना ज्यादा वेलोसिटी नहीं मिल पाता क्योंकि कोलिशन में उसका क्या हो रहा है, कोलिशन में उसका गेन वेलोसिटी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वेनिश हो रहा है, घुमा फिरा के उसके पास वही वेलोसिटी आ जा रहा है। समझ आ गया बात? अच्छा, इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो इधर पे एक बात और समझ जाओ, और एक बात समझ जाओ, बस हो गया। तुम समझ रहे हो कि ये इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा, ये ऐसे समझना पड़ता है कि अंदर में क्या हो रहा है। तो अगर तुम ये समझ जाओगे ना कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कोलिशन करके, अगर ये सुबह निकला है घर से अपना, ठीक है, ऐसे ऐसे कोलिशन करके रात को बस वो इधर ही आ पाता है, ये भी इधर ही आ पाएगा। ठीक है, एक्चुअली अभी अभी हम लोग समझेंगे कि ये भी इधर से इधर ही आ पाया होगा। मतलब क्या हुआ सर? तुम अगर देखोगे ना उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम देखोगे ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इधर से इधर का ही हुआ है, इधर से इधर का ही हुआ है, इधर से इधर का ही हुआ है। ठीक है, अभी के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ सोच रहा हूं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट होना बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट होना बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। तुम अगर सुबह से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला है ना तो रात को अगर तुम देखोगे ना वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही आगे चला है। समझ आ गया? पूरा कोलिशन विलिशन होने के बाद वो लास्ट में थोड़ा ही अपने जगह से थोड़ा ही शिफ्ट हुआ है, और वो हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे कि इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था तो ड्रिफ्ट इस तरफ हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करेगा, बट घुमा फिरा के इसका कोलिशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ही जा पा रहा है। समझ आया? बहुत ही कम क्या होता है, तुम्हारा ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, इसके लिए तुम्हारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है ना वो बहुत ही कम आता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द ऑर्डर ऑफ, अभी समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बट ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन घुमा फिरा के इतना ही सिर्फ ड्रिफ्ट हो रहा है, बहुत कम ड्रिफ्ट हो रहा है। बट कोलिशन देखो बहुत ज्यादा हो चुका है। डिस्टेंस ट्रेवल अगर देखोगे बहुत हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना तो थोड़ा ही है। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी होता है वो बहुत कम आता है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? तो सब इलेक्ट्रॉन का, मैंने बोला था ना एवरेज के बारे में बात करना होगा हमें इधर पे एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर सकते होता। एवरेज वेलोसिटी, सब इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब अगर हम लोग अभी देखते, चलो ऐसे देख लेते कि ये U1 से इधर पे टक्कर मारा, ठीक है, और उसके बाद ये U1 से इधर पे टक्कर मारा, फिर अगर तुम देखोगे ना उसको एक टाइम लगा, इधर से इधर चलने में एक टाइम लगा, उसको मैं τ1 मान रहा हूं, τ1, ताऊ, तो ताऊ बोलते ना, याद है? ताऊ जी। ठीक है, तो ये हमारा ताऊ, ठीक है, ये हमारा ताऊ है। तो टॉर्क जब तुमने सीखा होगा तब तुमने टाउ को यूज किया होगा, तो मैंने टाइम को इस बार टाउ से डिनोट किया क्योंकि काफी बुक्स में टाउ से डिनोट करता है। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहला कोलिशन जो हुआ था तब उसके पास वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास u1 था, और उसके बाद क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है तो टाउ1 टाइम बाद इसका जो अभी वेलोसिटी हुआ होगा ना वो v1 हो गया। लेट्स से उसका वेलोसिटी क्या हो गया? v1। इसी तरह अगर इसको देखोगे ना तो u2 था, तो इसमें τ2 टाइम बाद उसका क्या हुआ? सबका अलग अलग टाइम होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम में डिफरेंस तो होगा ही। तो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन, अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं कि उसका τ2 टाइम लगा सेकंड कोलिशन के लिए, और अभी क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। ठीक है, फिर अगर तुम देखोगे ना ये u3 से इधर पे टक्कर मारा होगा, ठीक है, और उसके बाद उसको τ3 टाइम लगा होगा, τ3 टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा? τ3 टाइम लगा होगा। फिर उसका दूसरा कोलिशन हुआ होगा, और दूसरा कोलिशन के टाइम उसका जो वेलोसिटी आया होगा वो आया होगा v3। तो अगर मैंने इधर पे v1 लिखने का ट्राई किया तो मैं क्या, u1 प्लस ए सबके लिए सेम था, याद करो ए कांस्टेंट है फॉर ऑल, तो इसलिए अगर कांस्टेंट होता है तो वी कैन यूज, अगर कांस्टेंट होता है देन वी कैन यूज द फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते, दैट इज v इजिकल टू u प्लस एटी को हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी यूज कर सकते हैं बट ये हमें चाहिए होगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, वी कैन यूज फॉर्मूला। ये क्या हो गया? 1 and 2 another। ठीक है, अच्छा, तो v1 इजिकल टू u1 प्लस ए, और कितना टाइम लगा होगा? τ1 पहला वाला। ठीक है, अच्छा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन का अगर देखोगे तो v2 मिलेगा तुम्हें। v2 फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा? u2 प्लस ए τ2।
v3 अगर देखोगे तो u3 प्लस a टाउ 3, ऐसे ही करके अगर n देखोगे ना nth, ऐसे ही करके अगर हम लोग vn देखे तो vn हो जाएगा un प्लस a टाउ n, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है हमारे पास तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा ना आफ्टर सम टाइम, जो सेकेंड कोलिशन के टाइम, तो उसका हो जाएगा टाउ n। ठीक है, ऐसे करके हमें क्या मिल गया होगा, वेलोसिटीज मिल गया होगा। ठीक है, तो देखना इधर पे, अगर हमें वेलोसिटीज मिल गया होगा तो ये वेलोसिटीज का जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा ना, इन वेलोसिटी का जो भी एवरेज निकलता है उसको ही हम लोग बोलते हैं वीडी, ट्रिप वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीडी, ट्रिप वेलोसिटी। दैट इज इक्वल टू क्या था सर, v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे करते करते हमें n जाना है। ठीक है, इसको दूसरा पेज में लिख लेते, ये सब हम लोग अभी उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो इसको ऐसे लिख लेते कि हमें एवरेज वेलोसिटी जो मिलेगा ना वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, वो मैंने पहले समझाया था तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ड्रिफ्ट इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ड्रिफ्ट उल्टा। ठीक है, क्योंकि फोर्स उल्टा लगता है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन में, इसके वजह से। अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर देखो ना, एवरेज वेलोसिटी, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v1 v2 v3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर देखोगे तो हमने n लिया था। ठीक है, इधर पे भी vn लिख सकते हैं। अच्छा, तो अभी v1 v2 v3 का वैल्यू इधर पे पुट करते। वैल्यू अगर देखोगे तो v1 का वैल्यू कितना था, v1 का वैल्यू था u1 प्लस a टाउ 1, और इसका था u2 प्लस a टाउ 2, और इसका था u3 प्लस a टाउ 3 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में अगर देखेंगे तो un प्लस a टाउ n हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में अगर तुम देखोगे तो n से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इधर से हमें यह पता चल जाएगा कि u1 प्लस u2, देखना मैं इसे कॉमन ले रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, अगर तुम देखोगे ना un ऐसा कॉमन ले लेना, डिवाइडेड बाई n कर देना। ठीक है, सब u1 u2 u3 un को कॉमन लेके डिवाइडेड बाई n कर देना, और देखना सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो इस पार्ट में मैं एक्सेलरेशन को बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन बाहर निकाल रहा हूं, एक्सेलरेशन के साथ क्या था, टाउ 1 टाउ 2 डॉट डॉट डॉट, अगर तुम देखोगे तो टाउ n था हमारे पास, डिवाइडेड बाई n अगर कर दोगे तो ये कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। और तुम्हें याद होगा कि ये जो मिला है ना, ये हमारा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी था, जो कि 0 था, जो मैंने पहले तुम्हें इधर पे निकाल के दिया था। देखना है तो देखते हैं, चलो ये हम लोग ने पहले ही निकाला था ना पहला पेज में कि u एवरेज जो आता है वो 0 आ जाता है, मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसका जो एवरेज वेलोसिटी जो आया है इनिशियल, वो हमेशा 0 हो जाएगा। और ये जो पूरा आंसर अगर तुम देखोगे तो 0 प्लस a, और ये जो चीज होता है ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग टाइम बोले थे ना, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोलते, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब ये जो टाउ तुमने लिखा होगा ना, वो रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ को तुम क्या लिख सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम। अभी समझेंगे हम लोग, ये पूरा सब पैरामीटर को अच्छे से समझेंगे आज। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिशन के बीच का सक्सेसिव कोलिशन, दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच में जो टाइम मिल रहा है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिशन नहीं हो रहा है, वो आराम कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, वो चल रहा है बट आराम से चल रहा है, कोलिशन नहीं हो रहा है ना, इसके वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। क्यों, कोलिशन नहीं हो रहा है, कोलिशन नहीं हो रहा है, साथ में क्या नहीं हो रहा है, साथ में वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि इधर पे दिख रहा होगा तुम्हें कि इधर पे देखना, ये जो टाइम है ना, इसके कोलिशन के बीच वाला जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये रिलैक्सेशन टाइम का भी एवरेज आया है, ये रिलैक्सेशन टाइम का भी क्या आ गया, एवरेज आ गया ना। देखो ऊपर प्लस डिवाइडेड बाय n करने से एवरेज मिलता है हमें, तो इसको मैंने लिख दिया टाउ। मैंने इसको क्या लिख दिया, टाउ लिख दिया, टाउ। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, टाउ। टाउ का मतलब ये हो गया एवरेज बोल सकते हो तुम सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम ना बोल के तुम क्या बोल सकते हो, एवरेज रिलैक्सेशन। सब कुछ इधर पे एवरेजली तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों एवरेजली लेना पड़ेगा वो मैंने तुम्हें समझाया था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से तुम बात नहीं कर सकते इधर पे। ठीक है, अच्छा ये अगर हमें समझ आ गया तो टाउ को भी तुम इधर पे लिख सकते हो कि वो हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ फॉर्मूला दे देगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा।
टाउ का भी, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अभी डेफिनेशन वगैरह मैं दिखा दूंगा, वो तुम लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमें क्या मिल गया, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द एवरेज वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। एवरेज मतलब सब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसका ऑर्डर क्या आता है वो भी मैं बताऊंगा इधर पे, ऑर्डर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर तुम्हें वेक्टरली लिखना है तो भी लिख लेते चलो। तो ए वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा, टाउ। अभी ए वेक्टर का हम लोग ने वैल्यू निकाल के रखा था, याद करो, माइनस क्या आया था, माइनस ई बाई एम आया था। और साथ में इधर पे टाउ लिख सकते हो। टाउ वेक्टर नहीं है, सॉरी, टाउ वेक्टर नहीं है, टाउ तो टाइम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा कुछ आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम्हें लिखना है, ये हो गया तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और वेक्टरली लिखना है तो ऐसे, ठीक है। हमें ज्यादा वेक्टरली चाहिए नहीं होगा, हम लोग इसलिए इस नेगेटिव को हटा देंगे, ठीक है। और वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम्हें इसको, अगर तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ अगर पोटेंशियल लिखना होता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इधर पे। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर लिखना है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर लिखना है तो माइनस ई, ठीक है, वेक्टरली लिख रहे हैं अभी, या तो वेक्टरली मत लिखो, माइनस को हटा दो, ठीक है, माइनस को हटा दो। तो ई के जगह में अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल होता है तो हमें पता है कि ई इज इक्वल टू, देखो, ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर, ठीक है। तो वी और ये डी आर का मतलब होता है एल, डी आर मतलब लेंथ, लेंथ तुम्हारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल ले लिया, तो ई और वी में क्या रिलेशन होगा, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। पोटेंशियल को लेंथ से अगर डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर पे मैं ई के जगह में वी बाई एल लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा एम एल टाउ। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ अगर तुम्हें पोटेंशियल चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ वी, वी मतलब इधर पे पोटेंशियल है, वी मतलब इधर पे पोटेंशियल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना है तो ये लिखो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये लिखो, ठीक है। और ये तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में मैंने इधर पे लिखा, ठीक है। ये देखना इधर पे, अभी इधर पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। इधर पे मैं बस एक चीज लिख देता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी जो आता है ना, वो आया था तुम्हारा ई बाई एम टाउ, ठीक है। मैंने क्या हटा दिया, मैंने इधर पे माइनस हटा दिया, ठीक है, माइनस इधर पे हटा दिया ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, ठीक है। इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, ये तुम्हारा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये E का मतलब तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये M का मतलब तुम्हें पता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टाउ का मतलब तुम्हें पता है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, आरटी लिख दिया मैंने, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये सब मीनिंग हमें पता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पहले याद रखना है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर आता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करीब 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 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि काफी स्मॉल है, जो कि काफी, इधर पे अगर तुम देखोगे ना, ये ऑर्डर है, मतलब अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग तुम देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अलग अलग होगा, ठीक है। इधर पे देख लेना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर तुम अलग अलग वेरी अगर करोगे तो इसका ऑर्डर जो आता है वो 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 के आसपास ही आता है। मतलब रैंडम वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 था, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 टू द पावर माइनस 4 है, काफी डिफरेंस है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। ये भी याद रखना है तुम्हें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट जो होता है वो काफी धीमे धीमे होता है, बहुत तेजी से, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से ड्रिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, धीमे 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 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इधर से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इधर पे अगर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन धीमे 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 इधर पे अभी है, उसके बाद इधर है, उसके बाद इधर है, पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे आगे आगे जा रहा है, ठीक है। कोलिशन बहुत जोर जोर से हो रहा है, बहुत तेजी से तुम्हारा कोलिशन चल रहा है रैंडम वेलोसिटी से, बट घुमा फिरा के अगर देखोगे तो शिफ्ट जो हो रहा है वो धीमे धीमे आगे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इधर पे
देखो पहला अगर तुम्हें अगर देखना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर पे लिखा हुआ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर से सीख लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैंने तुम्हें बताया था वही लिखा हुआ है कि बिटवीन कोलिशन इलेक्ट्रॉन्स गेन्स ए स्मॉल एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट ही हमेशा वो गेन होता है, और दिस स्मॉल नेट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर तुम देखोगे, अच्छा ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है ना, ड्रिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में वो फ्लो हो रहा है। मतलब अभी से अगर मैंने तुम्हें पूछा कि कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी बताओ, तो तुम बताओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, दिस कलेक्टिव जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है इधर पे, इस कलेक्टिव मोशन के वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है तुम्हारा पूरा सर्किट में। ठीक है, जो सर्किट बन गया था ना उस सर्किट में। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। ये भी मैंने बताया कि दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मीन फ्री पाथ करके एक है, उसको भी हम लोग इधर पे समझ लेते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। मीन फ्री पाथ अगर तुम देखोगे ना तो एक इधर पे कर्नल मान लेते, इधर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये दूसरा मान लेते, इधर तीसरा मान लेते। ठीक है, देखना, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो इसने इसके साथ अभी कोलिशन किया होगा, फिर इसके साथ कोलिशन हुआ होगा, फिर इसके साथ कोलिशन हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, ये हमें केटीजी में फिर से मिलने वाला है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब तो तुम देखोगे तो तुमने अगर कोर्स के लिए भी अगर तुमने पढ़ा है तो भी तुम्हें मिल जाएगा ये बात जो हम लोग अभी कर रहे हैं, दैट इज मीन फ्री पाथ। तो केटीजी में तुम्हें मिल चुका है, सॉरी क्लास 11 में तो नहीं हो, तो क्लास 11 में तुम्हें मिल गया होगा केटीजी में, दैट इज मीन फ्री पाथ, कि एक इलेक्ट्रॉन इधर पे है। ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर रहा हूं, और इसका भी कुछ मोशन ऐसे देख लेते। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते चलो, ये इधर पे आ रहा होगा, ये इधर पे ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये जो दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच में जो एक डिस्टेंस आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं लेमडा 1, लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे रिलैक्सेशन टाइम था ऐसे ही तुम अभी रिलैक्सेशन टाइम ना बोल के, डिस्टेंस ना बोल के, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन मतलब एवरेज, फ्री पाथ बोल दो इसको। लेमडा को क्या बोल दो, लेमडा 1 मतलब इधर पे फ्री पाथ, और फ्री पाथ मतलब वही रिलैक्स करने का टाइम, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वही। और इधर पे अगर देखोगे इसको हम लोग लेमडा 2 बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एन इलेक्ट्रॉन का अगर लोगे तो लेमडा एवरेज हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेमडा एवरेज, और वो लेमडा एवरेज निकल के आता है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 डॉट 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 लेमडा एन, या तो लेमडा कैपिटल एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे तो एन। दिस इज योर मीन फ्री पाथ। मीन मतलब एवरेज लेना, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ कि सक्सेसिव कोलिशन का बीच का जो डिस्टेंस है उसका एवरेज लेना। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। देखो, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन इज नोन एज लेमडा, या तो तुम लेमडा एवरेज इधर पे लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैं ऐसा भी, देखो इधर पे देखना अच्छे से कि इधर से इधर जाने का जो डिस्टेंस है उसको लेमडा 1 बोल रहे हैं, और जो टाइम लगा ना इधर से इधर जाने में उसको टाउ 1 बोल रहे हैं। इधर से इधर जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लेमडा 2 है, और जो टाइम लगा वो टाउ 2 है। तो ऐसे ही अगर एन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर मैंने लिखा, और मैंने अगर अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख दिया तो भी कुछ गलत बात नहीं है। वीडी अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एवरेज वेलोसिटी तो है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि ऊपर में क्या लिख दो, ऊपर में लेमडा एवरेज लिख दो, और नीचे क्या करो, टाउ एवरेज लिख दो। ठीक है, तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, लेमडा एवरेज बाई टाउ एवरेज। ठीक है, या तो वीडी इजिकल टू तुम लिख दो, ये भी कई जगह में मिल जाएगा तुम्हें कि लेमडा बाई टाउ लिख सकते हो। लेमडा मतलब एवरेज, एवरेज क्या होता है, वो फ्री पाथ होता है, और ये एवरेज टाइम होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो ऐसे ही तुम इधर पे लिख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों अगर दिया हुआ है ऐसे डिवाइड करके भी तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये भी एक रिलेशन हो गया बस। ठीक है, अच्छा, लास्ट चीज याद रखना,
एक चीज इधर पे, अच्छा वो मैं दूसरा डेरिवेशन के बाद ही बताऊंगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो ये था तुम्हारा एंटायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम लोग ने करीब करीब 55 मिनट्स में खत्म किया है, ठीक है, करीब करीब 55 मिनट्स में हम लोग ने इसको खत्म किया है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा के उसको तुम्हें समझा दिया कि अंदर में एक्चुअली क्या हो रहा है। अंदर में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और ड्रिफ्ट के साथ क्या क्या पैरामीटर एसोसिएटेड है वो सब मैंने इधर पे तुम्हें सिखाया, ठीक है। अच्छा, इतना अगर तुम्हें समझ आ गया, अभी तुम क्या कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये भी इंपॉर्टेंट था और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और तुम्हारा करंट के बीच में, करंट आ रहा है ना, ड्रिफ्ट, अंदर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, अंदर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, और करंट तो तुम्हारा सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अभी हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को डिराइव करना है, ठीक है। चलो डिराइव कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, अंदर में है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूव करना स्टार्ट करेगा जब तुम इसमें क्या लगाओगे, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसको मैं इधर पे एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, सो दैट मोशन हो पाए और करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव, ये पोटेंशियल मैंने इधर पे V दे दिया, ठीक है, पोटेंशियल मैंने इधर पे क्या दे दिया, V दे दिया। ये समझ आ गया ना बात, ठीक है, थोड़ा सा तेरा हो गया, क्या कर लेते हैं। तो अभी समझना कि करंट किस तरफ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सर फ्लो होता है हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा दो, तो सर करंट इधर से फ्लो होगा, ठीक है, करंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से सर फ्लो हो रहा है, तो करंट पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर पोटेंशियल V है, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है और करंट इस तरफ फ्लो होगा। इतना हमें आता है। हमें चाहिए कि ये करंट जो आएगा ना, ये जो करंट आएगा, हमें पता है ना करंट, हमें पता है कि करंट जो आता है, करंट को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dq बाई dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेसिकली dq बाई dt लिख सकते हैं। और ये जो तुम्हारा dq है ना, dq, अभी समझेंगे, इधर से बहुत कुछ हमें समझना है कि ये जो dq है ना, dq को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या तो चार्ज का जो तुम्हें पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तुम्हें पता होगा, तो चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन करके भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि Q इजिकल टू एनी भी हम लोग इसको Q इजिकल टू एनी तो लिखते हैं, Q इजिकल टू एनी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इधर से ड्राइव होगा, देखना धीमे धीमे ड्राइव हो जाएगा, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, तो धीमे धीमे अभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता जाएगा इस तरफ, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इस तरफ होता जाएगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि पूरा कंडक्टर को ना देख के मैंने बस एक पार्ट ले लिया, लेट्स से ये पार्ट से ये पार्ट के बीच में मैं इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर मैंने लेंथ L ले लिया इसका, ठीक है, पूरा L लेंथ का मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे बस इधर से इधर देखना है, दैट इज dx लेंथ के लिए मैं बस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे ये दिखा कि इसने dx वेलोसिटी से, dx नहीं, इसने vd वेलोसिटी से एंट्री किया, कितना वेलोसिटी, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और vd वेलोसिटी से इधर से एग्जिट भी किया। हमारा जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन तक अगर इलेक्ट्रॉन को देखोगे ना तुम, vd से एंट्री किया, vd से बाहर निकल गया, vd से एंट्री किया, vd से बाहर निकला, vd से एंट्री किया, vd से बाहर निकला, vd से एंट्री किया, vd से बाहर निकला, vd से एंट्री किया, vd से बाहर निकल गया। ऐसे मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन ही देखना है बस, और कोई भी पोर्शन इधर पे तुम्हें नहीं देखना है अभी, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को तुम ए मान सकते हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए मान लिया, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया बात।
सिर्फ यही पोर्शन को देखोगे अगर, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इस पोर्शन में ही देखना है बस, और किसी पोर्शन में तुम्हें अभी के लिए नहीं देखना है, ठीक है। इतना बात तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अभी देखना इधर पे कि सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि इस पोर्शन से टी टाइम के लिए कितना टाइम, dt टाइम, लेट्स से dt टाइम के लिए, फॉर dt टाइम, ठीक है, फॉर dt टाइम, फॉर dt टाइम हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है कि इधर से इधर कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, या तो फॉर dt टाइम कितना चार्ज इधर से निकला है वो हमें निकालना है। तो चार्ज को मैं लिख सकता हूं ना, dq चार्ज निकला है, और dq चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ठीक है, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। बट इधर पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से कितना निकला है वो हमें निकालना है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है वो देखो, हमें पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, इधर मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं और इधर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। हमें पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। ये तुमने सुना होगा कभी ना कभी, स्मॉल n का मतलब क्या होता है, स्मॉल n का मतलब तो तुम्हें पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो गलत है। ये n का जो मतलब होता है ना, n का मतलब होता है, तुम बोल दो इधर पे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बोल सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमारे पास अगर तुम देखोगे तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी कंडक्टर का, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर देखोगे ना, यही वॉल्यूम है। इसका अगर तुम देखोगे वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। तुम देखोगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और हाइट हमें कितना के लिए देखना है, dx के लिए देखना है। तो एरिया इंटू हाइट अगर तुम देखोगे तो a इंटू dx में अगर तुम देखोगे ना, na dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ इतना वॉल्यूम में, वो हो जाएगा dq इधर पे है, और n के जगह में तुम कितना बिठाओगे, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारे वॉल्यूम पे है na, कितना है, na dx, कितना है, na dx, और साथ में क्या लगा दो, e लगा दो, ठीक है। और वी नो क्या हमें पता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हमें पता है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हमें करना है, बस क्या करना है, डी क्यू बाई डी टी करना है। तो इसको अगर डी क्यू बाई डी टी कर दोगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, देखो डी बाई डी टी ऑफ क्यू के जगह में तुम रख सकते हो एन ए डी एक्स इंटू ई रख सकते हो, ठीक है। एन कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे dx इज द वेरिएबल। तो इधर पे तुम लिख सकते हो एन ई ए, ऐसे निकाल सकते हो, देखो एन ई ए, और dx बाई डी टी को तुम इधर पे लिख सकते हो dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, हम लोग बोल सकते हैं ना इसको, ये तो डिस्टेंस ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही बोल सकते हो तुम इधर इसको। तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा NEA, और ये जो आएगा वो आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, दैट इज इसका वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है वो VD आता है, ठीक है। D देखना हमेशा नीचे लिख रहा हूं मैं, कोई V और साथ में D लिख देता है ऑफलाइन क्लासेस में, कि ये D लिख देता है, और मैं पूछता हूँ D क्या है, D तो इधर पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, D नीचे लिख रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इधर से तुम्हें एक अच्छा सा फॉर्मूला और रिलेशन मिल गया, दैट इज I इज इक्वल टू, क्या मिल गया, I इज इक्वल टू NEA VD, NEA VD, NEA VD, इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड्स के लिए NEA VD, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा चेंज करना है तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि I इज इक्वल टू NEA VD के जगह में तुम लिख सकते हो EE बाई M, और साथ में क्या लिख सकते हो, टाउ, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा और अगर करीब से देखना है तो NE स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और साथ में क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, E लिख सकते हो, टाउ लिख सकते हो, बाई M लिख सकते हो, मतलब कर तो सकते हो तुम, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है यही तुम्हारा करंट और
ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक साथ एक रिलेशनशिप में लाते हैं। तो ये रिलेशन तुम्हें भूलना नहीं है, ठीक है। आई इजिकल टू एन ई है वी डी, कोई कोई इसको वीना के नाम से जानता कि आई इजिकल टू वीना लिख देते, वीना, ठीक है। जैसे भी तुम्हें याद हो जाए वीना, देखना ये डी सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा रहा है, तो वी ना, ठीक है। तो आई इजिकल टू वीना करके भी तुम इसको सीख सकते हो, या तो एन ई ए वी डी करके भी तुम इसको सीख सकते हो, ठीक है। इधर पे ना पहले नोट कर लो, और साथ में मैं तुम्हें इधर पे और एक पॉइंट बताता हूं कि जो करंट हमारा आया है दैट इज एन ई ए वी डी आया है, एन ई ए वी डी, या तो वीना करके सीखो तुम, जैसे भी तुम्हें सीखना है, ठीक है। तुम इधर पे सीख सकते हो, एन ई ए वी डी हमें पता है। अब सुनना, इधर पे हमें दिख रहा है कि वीडी जो होता है, इधर पे हमें इधर पे एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं इधर पे अभी खत्म कर रहा हूं कि वीडी जो होता है इधर से हमें दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, इससे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि एट कांस्टेंट करंट, अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट करंट, अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना वो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तुम्हें याद रखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल कांस्टेंट है एट कांस्टेंट पोटेंशियल, एट कांस्टेंट पोटेंशियल V, जैसे कि हमें पता है कि VD इजिकल टू क्या होता है, EE बाई M, और साथ में क्या हो जाएगा टाउ, ठीक है। तो E के जगह में तुम अगर पोटेंशियल से इसको लिखोगे, अगर तुम्हें पोटेंशियल से इसको लिखना है तो तुम कैसे लिख सकते हो, E V बाई ML, और साथ में क्या लिखोगे, टाउ लिखोगे। अरे पोटेंशियल से लिखना मैंने सिखाया था। अगर अभी देखोगे ना, अभी एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये इधर पे एक कंफ्यूजिंग जो चीज है वो मैंने इधर पे तुम्हें सिखाया कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल VD इज इंडिपेंडेंट, VD इज इंडिपेंडेंट, VD इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ये तुम्हें याद रखना है, इसको पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। देखेंगे अभी, शायद ये एक बार आया था तुम्हारा PYQ में, वो देख लेंगे, ठीक है। तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है जब कांस्टेंट करंट होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला से अगर देखोगे, लेकिन इस फॉर्मूला से अगर देखोगे ना, कांस्टेंट पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो तुम्हारा जो VD है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो एरिया के साथ डिपेंड ही नहीं करता, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। फिर और ज्यादा हमें समझना है, क्या समझना है वो देखो इधर पे। अच्छा, अभी पहले थोड़ा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। ए यूनिफॉर्म, देखो नीट 2024 का है, वो कर लेते पहले। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D carries a current 100 milliampere when the mean drift velocity मतलब एवरेज, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज V, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है V फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर D/2 ऑफ द सेम मटेरियल टू कैरी अ करंट ऑफ 200 milliampere द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द वायर, ठीक है। मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें चाहिए, पहले का V दिया हुआ है और नेक्स्ट वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि इधर पे क्या दिया हुआ है वो देख लो, करंट दिया हुआ है तो करंट के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी मैंने लिख के तुम्हें बताया था कि करंट डिवाइडेड बाई NEA होता है, या तो I इजिकल टू, या तो ऐसे सीख लो I इजिकल टू NEA VD, या तो I इजिकल टू वीना सीख लो, जैसे भी तुम्हारा मन करे। तो हमें ये पता है, ठीक है। और इधर पे देखना करंट चेंज हो रहा है, करंट पहले 100 था और दूसरा केस में कितना दिया हुआ है, करंट 200 मिलीएम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट पे तो डिपेंड कर रहा है, बट एरिया पे भी डिपेंड होगा अभी, क्यों, क्योंकि इधर पे तुम देख लेना डायमीटर चेंज किया हुआ है। डायमीटर अगर देखोगे पहले D था और अभी क्या हो गया, अभी D/2 दे दिया। और N और E तो दोनों में सेम ही होगा ना, दोनों में नंबर ऑफ, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है तो नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इधर पे, N का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो कैरियर डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो, या तो कैरियर डेंसिटी बोल सकते हो। N को क्या बोल सकते हो, N को कैरियर डेंसिटी भी हम लोग बोल देते हैं कभी कभी।
क्या बोल देते हैं, कैरियर डेंसिटी भी बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बोल के। अच्छा जो भी है, तुम इधर से अगर देखोगे ना तो ये दोनों तो सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वीडी जो होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वो आई बाई ए पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी दोनों तो कांस्टेंट है। तो इधर पे अगर वीडी को मैं वी से डिनोट करता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, वी टू बाई वी वन। ठीक है, वी टू बाई वी वन, ठीक है, उल्टा करके लिखता हूँ, तो ए वन क्या हो जाएगा, ए वन बाई ए टू हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, ठीक है, आई टू बाई आई वन हो जाएगा। बोलो इतना समझ आता है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के साथ, इसलिए ए उल्टा हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के साथ, इसलिए आई सीधा रह गया, कि 2/1 करने से 2/1 हुआ है, और एरिया अगर देखो ना ऑपोजिटली है ना, तो इसलिए ऑपोजिट तुम्हारा हो गया कि 2/1 करने से 1/2 आ गया। ठीक है, या तो लिख के कर लो पूरा, ठीक है, दोनों के लिए लिख लो और डिवाइड कर दो, तो अभी यही आने वाला है। V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है, गिवन दैट V1 दिया हुआ है V है। ठीक है, एरिया अगर तुम देखो ना तो इनिशियली एरिया पाई डी स्क्वायर है, और फाइनल एरिया अगर देखो ना तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। सर ये डी स्क्वायर बाई 4 कहां से आया? और एरिया लिखना है ना मैं, और सॉरी एरिया लिखना है, डायमीटर दिया हुआ, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 है पहला वाला। ठीक है, पहला वाला कितना होगा, पाई और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसमें कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर तुम देखोगे ना तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 अभी भी होना चाहिए था, बट इस बार डी बाई 2 दिया हुआ है, तो डी बाई 2 को फिर से स्क्वायर करेंगे, इस बार डायमीटर ही डी बाई 2 है, मतलब डी बाई 4 तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, इस बार कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हमें समझ आता है, पाई डी स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। और करंट अगर देखोगे ना तो आई टू सेकेंड वाला करंट तुम्हें लिखना है 100, और ये 100 दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ गया बात? अगर इतना समझ आ गया तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोलो, पाई डी स्क्वायर कैंसिल, 16 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 16 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, इधर 2 आएगा, तो इधर से अगर तुम देखोगे ना 8 आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था V2, तो V2 बाई V आ गया तुम्हारा 8, तो इसका मतलब V2 जो आएगा वो 8 टाइम्स V आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स V आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, देख लो। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख के डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा। सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो, दोनों केस के लिए लिखो, सिर्फ इधर पे गलती मत करना कि पाई डी स्क्वायर मत लिख देना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। क्यों पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि वो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर अगर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा आधा, डी बाई 2, और रेडियस का स्क्वायर करने से डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट यही का ही क्वेश्चन है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल circuit is Vd. The conductor is now replaced by another conductor with same material and same length but double the area of cross section. The applied voltage remains same. देखना इस बार voltage same रखा हुआ है। ठीक है, न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I बाई NEA। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इधर पे एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये तभी होता है जब I कांस्टेंट होता है। ये भी मैंने तुम्हें थ्योरी में सिखा दिया कि आई जो होता है वो अगर कांस्टेंट हुआ ना, आई अगर कांस्टेंट हुआ तो ही वीडी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आई अगर कांस्टेंट है तो ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते। ठीक है, बट इधर पे अगर देखोगे तो वोल्टेज दिया हुआ है, इधर पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करो, दैट इज Vd। अगर देखोगे तो तुम्हारे पास E बाई एम टाउ आता था, और वोल्टेज के फॉर्म में अगर जब लिखोगे E के जगह में V बाई लेंथ यूज करते ना, V बाई एल यूज करते, क्या यूज करते, V बाई एल, E V बाई एल अगर यूज करोगे और टाउ, ये आ जाएगा Vd। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल के फॉर्म में आया। और इधर पे अगर तुम देखोगे, इधर पे कोई भी एरिया नहीं है, इधर पे अगर देखोगे Vd इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया से डिपेंड ही नहीं करता Vd। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, देयरफॉर जो इधर पे न्यू जो Vd हो जाएगा वो तुम्हारा सेम ही रहेगा, दैट इज V। ठीक है, अगर इनिशियली V था तो अभी भी V ही रहेगा, तो देयर विल बी नो चेंज, न्यू विल बी नो होगा, नो चेंज। आंसर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनिशियली V था अभी भी कितना होगा, V रहने वाला, नो चेंज।
ठीक है, तो इतना तुम्हें समझ आना चाहिए। और उसके बाद चलो आगे। आगे जाके तुम्हें मिलेगा एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm contains 10 to the power 22 free electrons, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। द ड्रिप वेलोसिटी फॉर free electrons when 10 ampere current flows through the wire will be given charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। सब कुछ दिया हुआ है इधर देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब यही हो गया तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होता है वो। एन का जो मतलब होता है, एन का जो मतलब होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो कैरियर डेंसिटी, कैरियर डेंसिटी भी बोल सकते हो, चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये सब बोल सकते हो। तो ये 10 to the power 22 दिया हुआ है पर मीटर की, ये डेंसिटी हो गया, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम कर रहे, पर यूनिट वॉल्यूम होने से डेंसिटी होता है। अच्छा, इधर अगर तुम देखोगे तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 mm, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ड्रिप वेलोसिटी दिया हुआ है, नहीं ड्रिप वेलोसिटी हमें चाहिए, और करंट दिया हुआ है हमारे पास 10 एम्पियर। हो गया, तो ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला में बिठाएंगे, आंसर आ जाएगा। ड्रिप वेलोसिटी आता है तुम्हारा I बाई NEA, ठीक है, यही तो आता है, सब कुछ दिया हुआ है, और इधर पे बिठा दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर पे फॉर्मूला से तुम्हें खेलना है। ठीक है, तो ड्रिप वेलोसिटी इजिकल टू, हमें क्या कर सकते हैं, ड्रिप वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं कि करंट 10 बिठा सकते हैं डिवाइडेड बाई, अगर देखोगे तो n का वैल्यू 10 to the power 22 बिठा सकते हो, 10 to the power 22 बिठा सकते हो। E का वैल्यू अगर देखोगे तो 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 बिठा सकते हो, 19 बिठा सकते हो। और एरिया अगर तुम देखोगे तो पाई आर स्क्वायर बिठा सकते हो। एरिया अगर देखोगे तो पाई, पाई का वैल्यू मैं लिख देता हूँ इधर, पाई 3.14, और साथ में क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बिठा सकते हो। आर इधर पे देखोगे तो 1 mm दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10 to the power माइनस 3 का स्क्वायर इधर पे बिठा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ अभी तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और तब जाके आंसर आ जाएगा। तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा 10 to the power माइनस 3 है तो 10 to the power माइनस 6 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर पे 10 to the power इधर पे तुम्हें मिल जाएगा माइनस 6 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 to the power माइनस 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा। 25 से अगर ये अगर 22 को अगर हटा दोगे तो 3 मिल जाएगा, 10 to the power माइनस 3 मिल जाएगा, जो कि ऊपर जाके 10 to the power 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 10 to the power 3 हो जाएगा। पहले से एक 10 बैठा हुआ है, पहले से एक 10 बिठा हुआ है इधर पे, तो इधर पे 10 to the power देखोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर पे अगर देखोगे तो 1.6 इंटू, अच्छा ये पाई में ही दिया हुआ था, जो भी आंसर दिया हुआ था वो पाई में दिया हुआ था, तो पाई में इधर पे रख देता हूँ। और इधर पे तुम इसको 10 to the power 4 ही लिखो इधर पे, इसको तुम लिख सकते हो 16, तो क्या लिख सकते हो 16/10। ठीक है, 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर और एक चला गया, और नीचे पाई। ठीक है, पाई में ही दिया हुआ था आंसर, तो हम लोग लिख सकते हैं 10/16 कर देते। देखो 10/16, 10/16 अगर देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं। 5/8 को अगर देखोगे तो 0.25 लिख सकते हैं, 0.625। देखो 10/16 का वैल्यू मैं इधर पे लिख रहा हूँ 0.625, ऐसा ही कुछ आंसर दिया हुआ था। और इंटू 10 to the power, ये अगर देखोगे 4 है, एक अगर इसको हटा दोगे 10 to the power में एक अगर इसको दे दोगे तो 6.25 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई पाई इज द आंसर। ठीक है, इतना हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो। देखो भी हमें ओम्स लॉ को खत्म करना। ठीक है, ओम्स लॉ अगर खत्म करेंगे तो ही नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और साथ में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा के बारे में बात करेंगे, कैसे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। बट ओम्स लॉ को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ को अगर समझोगे, ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिप, अभी हमें इतना सा बात करना है फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, उसमें हम लोग कर लेंगे। देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है। ठीक है, क्लास 10 में तुमने सीखा होगा कि अगर एक हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है सोच लो, और इस पे मैंने एक क्या किया, ओम्स लॉ क्या समझाता है वो मैं समझा रहा हूँ अभी, कि ये अगर कंडक्टर है,
ठीक है, ये अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सोर्स के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद अगर तुम देखोगे तो इधर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, इधर से एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ मैंने L मान लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ तो इधर से होगा, दैट विल बी A। समझना अच्छे से बात, क्या बात चल रहा है। ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चीज पढ़ेंगे, एक एक करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, देखना। ठीक है, पूरा सीरीज को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए कि एक भी टॉपिक अगर तुम्हें बहुत बारीकी से अगर पढ़ना है तो तुम फॉलो कर सकते। देखो, ये करंट इधर से गया। ठीक है, ओम्स लॉ ने ये बताया, ओम एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि अगर V, ये जो V है ना, इसका टेबल में बना रहा हूं, इधर पे V लिखो, इधर पे I लिखो। अगर तुम्हें क्लास 10 में समझ नहीं आया तो अभी समझो। ठीक है, 10 का जो भी फिजिक्स है वो तुम इधर पे मिल जाएगा तुम्हें 12 में, 9 का जो भी फिजिक्स होता है वो 11 में मिल जाता है। ठीक है, तो 10 और 9 अगर बर्बाद करके अगर तुम इधर आ रहे हो तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही चीज इधर पे भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट बेसिक तो वो तुम्हें हर एक टीचर तुम्हें बता देंगे फिर से। ठीक है, अच्छा, तो ये जो तुम अगर देखोगे तो ओम ने ये देखा था कि अगर जब भी उसने 10 वोल्ट अप्लाई किया, भी उसने कितना वोल्ट अप्लाई किया, 10 वोल्ट, तब उसने देखा कि करंट 5 एम्पियर ही जा रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। ठीक है, तो 10 वोल्ट के लिए उसने देखा 5 एम्पियर जा रहा है, उसके बाद उसने इसको 20 वोल्ट कर दिया, तब उसने देखा कि इधर से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से सर इस कंडक्टर से 10 एम्पियर ऑफ करंट इधर से निकल रहा है, उसने देखा। ठीक है, फिर उसने इसको 30 वोल्ट जब अप्लाई किया तब उसने देखा कि इधर से 15 एम्पियर ऑफ करंट निकल रहा है। कितना एम्पियर ऑफ करंट, 15 एम्पियर ऑफ करंट निकल रहा है। समझा? तो उसने ये देखा कि अगर तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो उसने ये देखा कि करंट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसने देखा अगर तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जब तुमने वोल्टेज को डिक्रीज किया, उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें वोल्टेज को डिक्रीज किया होगा उसने, और उसने देखा कि करंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो इधर से उसने ये कंक्लूजन दिया कि कोई भी कंडक्टर के एंड्स में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी कंडक्टर के एंड में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस तुमने क्या किया, अप्लाई किया, कोई भी कंडक्टर के एंड्स में, देखो एंड्स हो गया ना, ये एक एंड ये एक एंड, तो कोई भी कंडक्टर के एंड्स में तुमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया या तो अप्लाई किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर के अंदर में कितना करंट जा रहा है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसने बताया था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किसने बताया था? ये ओम ने बताया था। और कैसे बताया था? एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना तुमने एक कंडक्टर के एंड्स में लगाया, और I मतलब करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बोल दो, या तो जो कंडक्टर के अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में उसने ये देखा कि V अगर ज्यादा करोगे तो I ज्यादा होगा, और अगर V को कमाओगे तो I भी कमेगा। ठीक है, तो उसने प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को अगर हटाने का ट्राई किया उसने कि V इज इक्वल टू, और प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाओगे तो एक इक्वलिटी आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो इक्वलिटी मैंने दे दिया और एक कांस्टेंट आता है ना, उसका नाम है इधर पे R। ठीक है, तुम्हें पता होगा ये सब, जिसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं मैं, दैट इज IR। यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो, यहाँ पे ये बोल सकते हो, जो R है ना वो है तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R जो है वो तुम्हारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तुम इधर पे लिख सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो। आर को क्या बोल सकते हो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या तो इसका एक नाम है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आगे हम लोग बहुत ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, नोन एज रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात अच्छे से समझना कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस एक क्या है? कांस्टेंट है।
कब तक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ कब तक वैलिड है, कि V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे R एक कांस्टेंट है, बट ये कब तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, R हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये कब तक कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें एक इधर पे तुम बोल सकते हो, इसमें एक क्या है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो तुम्हें समझना है। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन ये है, क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि जब तक टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल लाइक प्रेशर वगैरह, ठीक है, क्वांटिटीज जब तक कांस्टेंट होता है ना, अदर फिजिकल क्वांटिटीज जब तक कांस्टेंट होता है ना, तब तक ही तुम्हारा क्या होता है, तब तक ही तुम्हारा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी रिमेन कांस्टेंट। अगर तुमने टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर कांस्टेंट तुमने रखा, अगर तुमने कांस्टेंट रखा, तो ही तुम्हारा क्या होगा, तो ही तुम्हारा ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, और रेजिस्टेंस देखो, ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा कि V इज इक्वल टू आई आर, तभी वैलिड होगा जब V बढ़ाओगे I बढ़ना चाहिए, लेकिन ये R अगर चेंज हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, R कांस्टेंट होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो R को कांस्टेंट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R को कांस्टेंट करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा कि टेम्परेचर, क्या क्या चीज, टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को तुम्हें इधर पे कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज में इधर पे तुम क्या क्या देख सकते हो, प्रेशर वगैरह, ठीक है, डेंसिटी वगैरह, वो सब चीजें तुम्हें इधर पे कांस्टेंट करके चलना पड़ेगा। ये सब चीज अगर कांस्टेंट है तो ही तुम क्या बोल सकते हो, ओम्स लॉ वैलिड है, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। अभी R के बारे में बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन ये 10 का बेसिक जो बातें था मैंने ये बता दिया कि बेसिक तुम्हें ये पता होना चाहिए, बेसिक तुम्हें क्या पता होना चाहिए, बेसिक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू आई आर, और ये कब तक वैलिड है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। जब तक R तुम्हारा कांस्टेंट है तब तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब तक तुम्हारा R कांस्टेंट है तब तक तुम्हारा ओम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, और कैसे उसको पता चला, ये सब बारे में बात पर मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ये बता दिया, तो चलो आगे आगे जाके अभी रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ठीक है, उसके बाद खत्म कर देंगे आज इतना में। ठीक है, और आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जिस दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक सेकंड, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पूरा ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ जो V इज इक्वल टू आई आर है ना, इधर पे खत्म नहीं होता कहानी, इसको हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उसको ड्राइव करेंगे और रेजिस्टेंस का पूरा फील वगैरह लेंगे हम। ठीक है, अभी के लिए हम लोग वो नहीं कर रहे, तो कर भी सकते हैं, अभी खत्म कर देगा। देखो इधर पे हमें ये मिल चुका है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर से मैं इधर से स्टार्ट करूंगा बातों को। ठीक है, अच्छा, तो इधर पे देखना तुम, V मतलब होता है पोटेंशियल, तो क्या हमें फ्रॉम, जल्दी कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर से कराऊंगा, फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया ना, उधर से मैं कुछ यूज कर रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेली बात करेंगे इस रेजिस्टेंस के बारे में, डिटेली उसका क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा किताबों का क्वेश्चन करेंगे, डिटेली रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना कि सर R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, अभी आज भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, बट आगे इसका क्वेश्चंस वगैरह बहुत करेंगे हम। तो फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते, VD इज इक्वल टू हम लोग ने क्या लिखा था, दैट इज E। ठीक है, और V में चाहिए, ठीक है, इधर पोटेंशियल है ना, तो E ना लिख के इधर पे डायरेक्ट EV बाई ML टाउ, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, इजी बात है ये। ठीक है ना, तो इधर से तुम देखना, इधर पे VD लिखा हुआ है। ठीक है, तो VD के जगह में मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, इधर पे मैं लिख सकता हूं VD के जगह में, VD को अगर मुझे इक्वल करना है, या तो ऐसे लिख रहे कि I इज इक्वल टू, तो हमें दो बार लिखना नहीं पड़ेगा, VD। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NEA, VD के जगह में क्या मैं लिख सकता हूं, EV बाई ML टाउ। बोलो ये समझ आया ना, EE बाई M टाउ होता था, EE बाई M टाउ आता था, तो E के जगह में V बाई L बिठा दिया ताकि पोटेंशियल में आ जाए। इधर से तुम एक बार देखना कि
इधर से तुम ऐसा कर लो कि बाकी सबको इधर पे लाओ, इधर पे भी रखना, इधर पे भी रख दो, तुम ऐसा कर लो। v को एक साइड मैंने इधर पे फिक्स कर दिया, ठीक है, v को मैंने इधर पे फिक्स कर दिया, बाकी सबको इधर ला रहे, तो n स्क्वायर ए, n स्क्वायर ए टाउ आ गया और इधर ml आ जाएगा, तो ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ए टाउ, ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में ये i है तो इधर पे i लिखना है मुझे, ठीक है, ये चीज तुम्हें मिल जाएगा। बोलो, ये तो इजी बात है, इधर से सब कुछ इधर लेके आओ, ठीक है। तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा vd जो आया है वो आया है ml n स्क्वायर ए टाउ, देख लो ml n स्क्वायर ए टाउ, और साथ में इधर पे i आया है, ठीक है। ये जो तुम्हारा vd नहीं, ये v आया है, सॉरी, ये v मतलब पोटेंशियल, ठीक है, ये v मतलब इधर जो v आया था ये पोटेंशियल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह में मैंने पोटेंशियल के फॉर्म में उसको लिखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल ये आ गया, ठीक है। फिर अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, ये m क्या होता है, ये m होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये n क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो कैरियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो इसको। अच्छा, E क्या होता है, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ, या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। टाउ मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये सब बात मैंने तुम्हें इधर पे लिख के दिया, तो ये मैंने इधर पे ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में तुम्हारा ये जितना भी टर्म्स है ना, ऊपर में जितना भी मैंने टर्म्स लिखा, ये सब कांस्टेंट हो जाता है। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मुझे m लिखना है, l लिखना है, ठीक है, m तो ऐसे भी तुम्हारा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, मास थोड़ी चेंज होगा, m l n, ठीक है। बाकी सब मैं नेक्स्ट क्लास इधर से स्टार्ट करूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि चेंज भी हो सकता है, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये सब चीज इधर पे जितना भी पैरामीटर है कुछ कुछ चीज चेंज भी हो सकता है। बट अभी के लिए देखो कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये सब चीजें इधर पे क्या हो जाता है, ए टाउ, ये सब चीज इधर पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ये सब चीज इधर पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। और अगर ये सब चीज इधर पे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, अगर ये सब चीज इधर पे कांस्टेंट आ जाएगा तो इस चीज को मैं पूरा कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या, एक ये एक कांस्टेंट आ गया और साथ में अगर तुम देखोगे तो आई लिखा हुआ है, ये पूरा एक चीज कांस्टेंट आ गया और साथ में आई लिखा हुआ है, तो इधर से मैं लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ मैंने इधर पे दिखा दिया, तो इसका मतलब जो भी तुमने इधर पे कांस्टेंट लिखा है ना, वो कांस्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा। कांस्टेंट को तो रेजिस्टेंस मानते, ये जो कांस्टेंट इधर पे जो भी चीज आया है वही तुम्हारा इधर पे रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का अगर तुम वैल्यू देखोगे ना तो वो है ml, क्या है वो, ml n स्क्वायर ए टाउ, ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला, ठीक है। जो तुमने क्लास 10 में सीखा था रो एल बाई ए, वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, ठीक है, वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है। और ये पूरा अंदर का बात है कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। एक्चुअल फॉर्मूला अगर देखोगे तो ml बाई एन स्क्वायर ए टाउ, टाउ वगैरह के साथ आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी से सब कुछ पता नहीं चल रहा था, अभी सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है। ये चीज पूरा कांस्टेंट हो जाएगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए ओम्स लॉ वैलिड होता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए तब तक रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और रेजिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मैंने तुम्हें आज फॉर्मूला निकाल के दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इधर से बात करेंगे। और रेजिस्टेंस का मतलब अगर हम लोग समझ लेते, जो तुमने लिखा होगा कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी मतलब क्लास 10 में, दैट इज रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक ऑपोजिशन होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन, या तो क्या बोल सकते हैं, रेजिस्ट, रेजिस्ट करना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। क्या करना, रेजिस्ट करना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्ट
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या करना है, उसको हमें रेजिस्ट करना है। कैसे रेजिस्ट करना है, क्योंकि अंदर में इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, अंदर में इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, अंदर में देखो इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इतना सारा इलेक्ट्रॉन है ना अंदर में। अंदर में अगर इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, अंदर में अगर इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच का जो कोलिशन वगैरह हो रहा होगा, इनके बीच में कोलिशन हो रहा होगा, अंदर में कर्नल्स भी बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे कोलिशन हो रहा होगा उनके बीच में। तो इस कोलिशन के वजह से, इस कोलिशन के वजह से जो करंट इधर से जाना, इधर से करंट जा रहा होगा और इधर से करंट निकल रहा होगा, लेकिन इस करंट को एक क्या मिलता है, एक रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब ऑपोजिशन मिलता है इन द फ्लो ऑफ करंट। इन द फ्लो ऑफ करंट ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अंदर में इतना क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्लाउड्स है, जिसके वजह से ये जो करंट जो फ्लो होना चाह रहा है उसमें क्या मिलता है, उसमें बहुत सारा ऑपोजिशन मिलता है। क्या मिलता है, ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंडक्टर, इस कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से करंट का फ्लो को क्या हो रहा है, ऑपोजिशन दे रहा है, दैट इज योर, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो तुम्हें इधर पे याद करना है, दैट इज ml। क्या आता है, ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर टाउ, ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर a टाउ, ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका अगर यूनिट देखोगे, यूनिट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंबल है, ग्रीक लेटर का सिंबल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओमेगा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा भी होता है, कैपिटल ओमेगा भी बोलते हैं, ये कैपिटल ओमेगा, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है तुम्हारा नेचर ऑफ द मेटेरियल, नेचर ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किस मेटेरियल से बना हुआ है, अलग अलग मेटेरियल से बना हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी किस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, बट अभी से हम लोग उसका डेफिनेशन को खत्म करके रख रहे हैं ताकि तुम्हारा नो सच्चा बन जाए, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज रेजिस्टिविटी। क्या लेंथ चेंज कर दोगे, एरिया चेंज कर दोगे, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, नहीं, इट इट डज नॉट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, ठीक है। लोगों को ये लगता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि लेंथ एरिया पे ये सब डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता लेंथ और एरिया पे, ठीक है। अभी टेम्परेचर में करता है, वो सब आगे बात करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर में करता है, और अगर तुम देखोगे तो एन पे करता है, ठीक है, टाउ पे करता है, वो सब बारे में उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट अभी रेजिस्टिविटी होता क्या है वो देखो, तुम्हें ये पता होगा, तुमने ये पता होगा कि क्लास 10 में ये तो देखा ही होगा कि जो आर होता है ना उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। इधर से रो का मतलब होता था रेजिस्टिविटी, जो होता है तुम्हारा आर ए बाई एल। क्या होता है, आर ए बाई एल, क्या होता है, आर ए बाई एल, ठीक है ना, यही तो होता है रेजिस्टिविटी, आर ए बाई एल। रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर ए बाई एल। तो इधर से अगर आर का वैल्यू मैं इधर पे पुट कर दूं, आर का वैल्यू मैं अगर इधर से पुट कर दूं ना, ए बाई एल इधर एल बाई ए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। पूरा अगर देखना है, ये क्लास 10 का था और ये जो मैंने अभी दिखाया वो तुम्हारा 12 का हो गया, ठीक है। 12 का भी देख लो कि m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ भी तुम्हें याद रखना है। रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी वेरी सिंपल, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हमें अगर बनाना है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू, हमें पता है कि आर ए बाई एल होता है, क्या होता है, आर ए बाई एल। तो इधर से जब ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर लोगे और उसका लेंथ अगर 1 मीटर लोगे ना, तब रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस, इज दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर
एंड हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कोई भी कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर लोगे, कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर लोगे और उसका लेंथ अगर 1 मीटर लोगे, तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसका उतना ही रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो ये ऐसे करके हम लोग इसका डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो मैंने इधर पे तुम्हें बताया है, और ये भी मैंने तुम्हें बताया है, और साथ में तुम्हें अगर ऐसा यूनिट इधर पे लिखना है तो ऐसा यूनिट इधर पे लिख सकते हो। ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट के लिए इधर पे तुम देख सकते हो, दैट इज आर का होता है ओम, ओम मीटर स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ओम, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, तो मीटर 1 मीटर को कटेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। बस इतना लिख लो, और लास्ट दो हमारा जो टर्म है उसको भी हम लोग खत्म कर लेते, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल और तुम्हारा कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इससे नोट करेंगे, जी से नोट करेंगे। और जी जो होता है ना वो वेरी सिंपल 1 बाय रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस मींस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस हो जाता है ये, ठीक है। 1 बाय आर तुम बोल सकते हो, जी इक्वल टू तुम क्या बोल सकते हो? 1 बाई आर। जी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? 1 बाई आर बोल सकते हो, ठीक है। जी इज इक्वल टू क्या होता है सर? 1 बाई आर होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 बाई आर। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, मतलब ऑपोजिशन नहीं देगा अभी, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब एक मटेरियल के अंदर में कितना ज्यादा कंडक्शन हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना ज्यादा होगा या तो करंट का फ्लो जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ना, तो जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाई ओम, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, देखो 1 बाई ओम बोल सकते, ठीक है, या तो ओम इनवर्स बोल सकते, या तो ऐसे लिखो, ठीक है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं मो, MHO, ठीक है। इसको घुमा दो, ओम इनवर्स मतलब इसको घुमा दो, मो भी बोल सकते, या तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे इनवर्स, ठीक है। मो बोलो, या तो इसको क्या बोल सकते हो? साइमन बोल सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे एस भी लिख सकते हैं, साइमन, एस मतलब होता है साइमन, ठीक है। तो ऐसे एस लिख दो बस, तो भी चलेगा, साइमन बोलते इसको। या तो मो लिखो, या तो ओम इनवर्स लिखो, या तो ऐसे सिंबल में लिखो, या तो साइमन लिखो, सब कुछ इधर में तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। कितना चार्ज देखो इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा? कंडक्टिविटी, तुम्हारा कंडक्टेंस होगा। कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो हम लोग ने पढ़ा था उसका ऑपोजिट, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इज द, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का तुम्हारा क्या बोल सकते हो? रेसिप्रोकल है, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई कोई कप्पा से भी करते हैं, बट हम लोग सिग्मा से करेंगे। और सिग्मा इज इक्वल टू इधर पे तुम इधर पे लिख सकते हो, कंडक्टिविटी 1 बाई रेजिस्टिविटी। चाहिए होगा हमें ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए होगा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए, ताकि इधर पे आना चाहिए, इधर पे हमें इधर पे लिखना चाहिए, इधर पे हमें क्या मिला है? जी इज इक्वल टू 1 बाई आर मिला है, ठीक है। इधर पे हमें क्या मिल गया है? इधर पे हमें कंडक्टिविटी मिल गया, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसमें अगर देखना है, ये भी फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है, ठीक है। मतलब देखो, मटेरियल एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मेजर्ड साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर कैसे आया? तो इधर पे देखना कि ऐसा यूनिट अगर हमें लिखना है, इसका ऐसा यूनिट अगर हमें लिखना है, तो रेजिस्टिविटी का कितना होता है? रेजिस्टिविटी का 1 क्या होता है? रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता था, ओम मीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को हम लोग साइमन बोलते हैं, साइमन मीटर इनवर्स तुम ऐसे लिख सकते हो, या तो ओम इनवर्स को मैंने मो भी सिखाया था, तो मो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ओम को उल्टा कर दो तो मो हो जाता है, तो मो मीटर इनवर्स भी लिख सकते, ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारा ऐसा यूनिट। और अगर इनका वैल्यूज अगर देखना है ना, तो 1 बाई तुम्हारा क्या आया था? ये आया था 1 बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो था तुम्हारा
1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या था, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर, ए टाउ था, इसको ऑपोजिट कर दो, दैट विल बी एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाई एम एल हो जाएगा तुम्हारा हाँ जी का वैल्यू। ठीक है, ये तुम इधर से सीख सकते हो। ठीक है, और अगर इधर पे अगर देखोगे ना तो इधर पे तुम्हारे पास था जो सिग्मा है वो है 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो 1 बाई रेजिस्टिविटी कितना था, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ था, तो इसको अगर ऑपोजिट उल्टा कर दोगे ना, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एन, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम फॉर्मूला इधर से सीख सकते। ठीक है, जो है तुम्हारा वो तो मैंने कहाँ से निकाला था, ये ओम्स लॉ को मैं कहाँ से निकाला था, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैंने निकाला था, तो ऐसे करके तुम सीख सकते। ठीक है, चलो लास्ट स्लाइड में, और लास्ट स्लाइड में यही पूछा है, देखो नीट 2022 में ये पूछा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, चलो और कुछ बातें याद करने के लिए लिखते। ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस तुम्हारा आता है कंडक्टेंस, जी मतलब क्या होता है, तो जी मतलब होता है कंडक्टेंस, जी मतलब क्या होता है, तो जी मतलब होता है कंडक्टेंस, जी मतलब होता है सर कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस जो होता है वो 1 बाई रेजिस्टेंस होता है, ये तो हमें आता है सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो बस। ठीक है, ये सीखने के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं सर। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। आज तुम्हारा होमवर्क यही होगा कि इसको 2 3 4 बार लिखना है, नहीं तो ये तुम भूल जाओगे। ठीक है, एक एक दिन बाद तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो आज का होमवर्क यही होगा कि तुम इसको 2 3 बार लिखो। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा ठीक है, जो आंसर आ जाएगा रिएक्टेंस है क्या, नहीं रिएक्टेंस हम लोग ऐसे में पढ़ेंगे, मोबिलिटी आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, व्हाट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आज जो हम लोग ने पढ़ा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे पढ़ेंगे मोबिलिटी चाहिए होगा हमें आगे, आगे मतलब सेमीकंडक्टर में चाहिए होगा अच्छा का। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमें पता है कि सिग्मा से डिनोट करते 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, रिएक्टेंस आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्टेंस में एक होता है एक्सएल, एक होता है एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस तो अभी हमें पता चल गया कि जी। ठीक है, इज डिनोटेड बाई जी। सबके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया क्योंकि ये 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था, तो अगर नीट में बैठोगे 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, अभी नेक्स्ट हमारा जो बाकी है वो बाकी है हमारा अभी टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस वगैरह चेंज होता है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस में हम लोग पूरा घुस जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, सेमीकंडक्टर के लिए, एलॉय के लिए, कंडक्टर के लिए कैसे टेम्परेचर के साथ तुम्हारा रेजिस्टेंस वेरी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका इक्वेशंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा टेम्परेचर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ लेना, लेक्चर 1 देख लेना, ये पूरा देख के उसके बाद 3rd लेक्चर में आना, कोई भी डाउट हुआ तो मुझे बताना। चलो बाय बाय।